नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम IC38 बुक का अध्याय 6 डिस्कस करेंगे। जीवन बीमा में क्या क्या शामिल है। इस अध्याय में हम जीवन बीमा कारोबार में मानव जीवन मूल्य और पारस्परिकता का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। बीमा के रूप में बीमा में 4 रूप शामिल हैं। पहला है संपत्ति, दूसरा है बीमित किया गया जोखिम, मतलब संपत्ति का जो जोखिम है उसे बीमित किया गया है, उसका बीमा किया गया है। तीसरा है पूलिंग का सिद्धांत। आप लोग जानते ही होंगे कि बीमा जो है कुछ लोगों के रिस्क को बहुत सारे लोगों के द्वारा बांटने की प्रक्रिया है, तो जिसे पुलिंग कहते हैं। तो ये जो पुलिंग का सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड है, किस तरीके से वो काम करेगा उसके बारे में। और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, जो कि पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अस्थि, मानव जीवन मूल्य। अस्थि का मतलब होता है संपत्ति मानव जीवन मूल्य। अगर हम किसी कार का इंश्योरेंस करते हैं तो हमें पता होता है कि उस कार का कितना दाम है, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है। लेकिन अगर कोई आदमी का इंश्योरेंस होता है, कोई अपना जीवन बीमा करवाता है, तो उस आदमी का मूल्य कैसे जानेंगे कि उसे कितने रुपए का बीमा उसके लिए हो सकता है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट दिया गया मानव जीवन मूल्य का, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर क्षति की मात्रा का आकलन 50,000 रुपये किया जा सकता है। बीमाकर्ता गाड़ी के मालिक को इस हानि की भरपाई करता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर हम हानि की मात्रा का आकलन कैसे करेंगे, तो इसी के लिए ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट लाया गया। इसके बारे में हम अभी और डिटेल में जानेंगे। जैसे अगर कोई एजेंट है, किसी ग्राहक से बातचीत के दौरान उसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इस आधार पर एजेंट यह निर्णय लेता है कि ग्राहक को कितने रुपए के बीमा की सलाह दी जाए। वास्तव में जीवन बीमा एजेंट के लिए यह ऐसा पहला पार्ट है जिसे उसे अवश्य सीखना चाहिए। सौभाग्यवश हमारे पास नापने के लिए ऐसा यंत्र है जिसका विकास या जिसको प्रोफेसर ह्यूबनर द्वारा लगभग 70 वर्ष पूर्व इसको डेवलप किया गया था, इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया था, जिसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV कहते हैं, और जिसका प्रयोग विश्व भर में आज किया जा रहा है जीवन बीमा करने के लिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में मनुष्य के जीवन को एक ऐसी संपत्ति या आस्ति के रूप में माना जाता है जिसके जरिए आय अर्जित की जाती है। क्योंकि व्यक्ति अगर जीवित है तो वो कहीं ना कहीं काम करेगा या कोई किसी टाइप का काम करके आय अर्जित करेगा, तो उसके द्वारा जो आय अर्जित की जा रही है यही उसकी भविष्य की अपेक्षित शुद्ध कमाई का आधार पर मानव जीवन के मूल्य की मापन होती है। शुद्ध कमाई का अर्थ है व्यक्ति द्वारा भविष्य में प्रति वर्ष की जाने वाली अपेक्षित आय। वो आदमी अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में कितने रुपए की आय करेगा, जिसमें से उसके द्वारा स्वयं पर खर्च की जाने वाली आय घटा दी जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि एकमात्र कमाने वाले की असामयिक मृत्यु होने से परिवार की आर्थिक हानि कितनी होगी। उपयुक्त ब्याज दर का प्रयोग करते हुए कमाई को पूंजी में बदल दिया जाता है। जैसे कि कोई एक आदमी है, आगे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। HLV को मापने हेतु साधारण मूलभूत नियम या उपाय उपलब्ध हैं। इस उपाय में परिवार की अपेक्षित वार्षिक आय को एकमात्र कमाने वाले के जीवित न रहने की स्थिति में उस पर अर्जित जा सकने वाली ब्याज दर से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए श्री राजन प्रति वर्ष 1,20,000 रुपये कमाते हैं, स्वयं पर 24,000 रुपये खर्च करते हैं। उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार को प्रति वर्ष 96 रुपये की शुद्ध कमाई की हानि हो रही है। मान लें कि 8% ब्याज है, जिससे तो 8% मतलब 0.08। HLV कैलकुलेट करने के लिए 96,000 को 0.08 से डिवाइड कर दिया गया। तो 0.08 से डिवाइड किया गया, इसका मतलब है कि 96,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो ये हो गया टोटल 12 लाख रुपए। मतलब अगर श्री राजन की मृत्यु असामयिक हो जाती है तो उसके परिवार को पूरे 12 लाख रुपए की हानि भविष्य में होगी। तो इस आधार पे श्री राजन का बीमा किया जा सकता है कि वो 12 लाख रुपए के बीमा के लिए एलिजिबल है। अब हम जोखिम के बारे में देखेंगे। जोखिम कितने तरह की होती है, तो हमें यह जानकारी मिली है कि जीवन बीमा जोखिम की एक ऐसी परिस्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है जो संपत्ति के रूप में विद्यमान मानव जीवन के मूल्य को नष्ट या कम कर देता है। 3 परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें इस प्रकार की हानि घट सकती है। ऐसी विकट परिस्थितियां जिसका सामना सामान्य लोग को करना पड़ सकता है।
तो ये चित्र में दिखाया गया है सामान्य लोग की आशंकाएं, जो कि जोखिम होती है, जैसे अतिशीघ्र मृत्यु। कोई किसी की मृत्यु अगर 30-35 साल की उम्र में, कमाने की उम्र में हो जाती है, तो ये अतिशीघ्र मृत्यु का जोखिम हो गया। लंबी अवधि तक जीवित रहना, कोई 90 साल या फिर उससे ज़्यादा तक जीवित रहते हैं, तो उसके बाद एज बढ़ने के साथ बहुत सारी बीमारी आती है, तो उसमें और उस टाइम पे वो काम करने के योग्य भी नहीं रहते हैं, तो उसे ये भी एक तरह का जोखिम है कि लंबी अवधि तक अगर जीवित रहते हैं तो उसके कमाई का स्रोत क्या होगा और उसका देखरेख कौन करेगा। उसके बाद है तीसरा, विकलांगता सहित जीवित रहना। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसका कोई एक अंग फ्रैक्चर हो जाता है या फिर वो विकलांग हो जाता है और उसके बाद वो जीवन भर उसके साथ रहेगा, तो एक्स्ट्रा चूँकि वो काम में उतना इफिशिएंट नहीं रह पाएगा जितना वो पहले था, तो ये विकलांगता सहित जीवित रहना भी एक तरह का जोखिम है। अब हम आगे देखेंगे कि जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस से सही रूप में कैसे भिन्न है। तो साधारण बीमा क्षतिपूर्ति, साधारण बीमा पॉलिसियाँ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर सामान्यतः क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध होती है। अगर किसी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें टोटल खर्चा 50,000 रुपये का आता है, तो आपको 50,000 रुपये ही बीमा कंपनी देगी, क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी एश्योरेंस संबंधी अनुबंध होता है और इसमें आपको जितने रुपए का बीमा होता है आदमी का, जो प्रॉमिस किया जाता है कंपनी के द्वारा, जो सम एश्योर्ड होता है प्रस्तावित धन, वो किस व्यक्ति की मृत्यु पर वो पूरा का पूरा दिया जाता है उसके नॉमिनी को। उसके बाद क्षतिपूर्ति का अर्थ है, जैसे क्षतिपूर्ति का अर्थ है कि आग जैसी घटना घटने पर बीमाकर्ता वास्तविक हानि का आकलन करके केवल हानि की राशि न कम न अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करते हैं। यह जीवन बीमा के मामले में संभव नहीं है। अनुबंध के प्रारंभ में ही मृत्यु पर दी जाने वाली राशि को निश्चित कर लेना पड़ता है। जैसे अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो उसी समय पे ये निश्चित कर लिया जाता है कि उसे कितने रुपए की रिस्क कवर दी जाएगी। जीवन बीमा पॉलिसी को प्राय जीवन एश्योरेंस अनुबंध, लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जीवन एश्योरेंस अनुबंध कहा जाता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके नामित अथवा लाभार्थी को बीमा धन प्रदान किया जाता है। अनिश्चितता, साधारण बीमा अनुबंध के मामले में सुरक्षा प्रदान की जाने वाली घटना अनिश्चित होती है। कोई एक्सीडेंट अनिश्चित होता है, आग लगना या किसी घर में आग लग गया, तो ये सारी चीज़ अनिश्चित होती है। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता है कि घर आग से क्षतिग्रस्त हो जाएगा या फिर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। जीवन बीमा के मामले में इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि मृत्यु होगी या नहीं। व्यक्ति के जन्म लेने पर मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय ही अनिश्चित होता है। अतः जीवन बीमा असामयिक मृत्यु से संबंधित जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। असामयिक मृत्यु से संबंधित जोखिम के लिए जीवन बीमा लिया जाता है। उसके बाद है संभावना में वृद्धि। साधारण बीमा में आग, भूकंप आदि खतरों में घटना के घटित होने की संभावना में समय के साथ बढ़ोतरी नहीं होती है, जबकि जीवन बीमा के मामले में मृत्यु की संभावना आयु के साथ बढ़ती रहती है। अब है जीवन बीमा के जोखिम का स्वरूप। चूँकि जीवन बीमा में एज के साथ जोखिम बढ़ता है, तो चूँकि मृत्यु आयु से जुड़ी हुई है, अतः इसका आशय यह है कि कम आयु के लोगों के लिए कम प्रीमियम लिया जाता है तथा वृद्धों के लिए अधिक प्रीमियम लिया जाता है। अब इसमें आता है स्तरीय प्रीमियम, लेवल्ड प्रीमियम। स्तरीय प्रीमियम या फिर इंग्लिश में लेवल्ड प्रीमियम। स्तरीय प्रीमियम वह प्रीमियम है जिसे इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि आयु के साथ उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, परंतु संपूर्ण अनुबंध अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन बीमा ले रहा है और उसने जिस प्रीमियम पे कोई भी जीवन बीमा खरीदा है, तो उसके होल लाइफ या फिर जितने दिन तक पॉलिसी टर्म है उतने दिन तक उसका प्रीमियम एक समान रहेगा, उसमें किसी भी तरह की घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, प्रीमियम उसका समान रहता है। अब आगे है जोखिम संग्रहीकरण का सिद्धांत। जीवन बीमा कंपनियों को अनुबंधात्मक वित्तीय संस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है कि पॉलिसी धारकों को दिए जाने वाले लाभ को प्रायः अनुबंधात्मक गारंटी के रूप में लिया जाए। जीवन बीमा एवं पेंशन द्वारा वित्तीय सुरक्षा प्रदान किए जाने के कारण
परंपरागत रूप से उसकी सर्वाधिक खरीदी की जा रही है। यह सिक्योरिटी अनुबंध के रूप के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तथा इसमें निर्मित कुछ बचाव तथ्य सुनिश्चित करते हैं कि बीमाकर्ता भुगतान कर सकेंगे। यह स्वरूप म्यूचुअलिटी अथवा पुलिंग के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। अगर कोई बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि अगर पार्टी का क्लेम आएगा तो वो उसको भुगतान कर सकेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअलिटी और पुलिंग के सिद्धांत पे। म्यूचुअलिटी वित्तीय बाजारों में जोखिम कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरा प्रकार है विशाखन। दोनों मूलभूत रूप से भिन्न होता है। बीमा कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को इंश्योर कराने के लिए कि वो पॉलिसी में जो भी क्लेम है या फिर मैच्योरिटी का अमाउंट है वो उसका पेमेंट कर पाएंगे, उसके लिए दो तरह के तरीके अपनाते हैं। पहला है म्यूचुअलिटी और दूसरा है विशाखन। पहले हम विशाखन के बारे में देखेंगे, जिसका कि इंग्लिश में मीनिंग होता है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है पारस्परिकता या फिर म्यूचुअलिटी। तो विशाखन के तहत फंड को विभिन्न परिसंपत्ति में अलग करके रखा जाता है, जैसे कि अंडों को भिन्न भिन्न टोकरियों में रखा जाता है। पारस्परिकता अथवा पारस्परिकता को पुलिंग भी कहा जाता है, के तहत विभिन्न व्यक्तियों के फंड को संग्रहित करके रखा जाता है। तो जैसा समझ गए आपकी विशाखन में हर एक आदमी के फंड को अलग अलग, जैसे कि एक एक अंडा को एक एक टोकरी में रखा जाता है, उस तरह से रखा जाता है। जबकि पारस्परिकता में बहुत सारे आदमी के फंड को एक साथ रखा जाता है, जैसे कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखना। विशाखन के माध्यम से एक स्रोत से विभिन्न नियत स्थान में फंड का प्रवाह होता है। एक स्रोत से विभिन्न नियत स्थान के फंड में, मतलब किसी एक स्रोत से जो आ रहा है उससे बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट किया जाता है पैसा का, मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम दे रहे हैं। पारस्परिकता के तहत कई स्रोत से, मतलब बहुत सारे लोग से आने वाले रुपए को एक फंड में प्रवाह होता है, मतलब कि बहुत सारे आदमी के रुपए को पहले कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे किसी एक फंड में, कॉमन फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे चित्र में भी डिस्कस किया गया है कि पारस्परिकता क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति का फंड है, जैसे इसकी व्यक्तिगत निधि है, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ए बी सी के व्यक्तिगत निधि को एकत्र किया गया है यहाँ पे और इसे किसी एक फंड में निवेश किया जाएगा। अब है जीवन बीमा में लाभ। ऐतिहासिक तौर पर यह सुरक्षित एवं संरक्षित निवेश सिद्ध हुआ है। इसके नकद मूल्य न्यूनतम दर के प्रति लाभ की गारंटी देते हैं और अनुबंध की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि भी हो सकती है। नियमित रूप से प्रीमियम भुगतान हेतु व्यक्ति अपनी बचत के संबंध में अनिवार्य योजना बनानी पड़ती है, जिससे यह बचतकर्ताओं को निवेश में आवश्यक अनुशासन की सीख देती है। बीमाकर्ता निवेश प्रबंधन करता है तथा व्यक्ति विशेष को इसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। यह नकदी की स्थिति उपलब्ध कराती है। बीमित व्यक्ति ऋण ले सकता है अथवा पॉलिसी को सरेंडर करते हुए उससे नकदी में परिवर्तित कर सकता है। नकद मूल्य जीवन बीमा एवं वार्षिक दोनों ही आयकर संबंधी छूट प्राप्त है। तो जीवन बीमा में जो भी आप प्रीमियम देते हैं या फिर आपको जो रिटर्न मिलता है उस सब में आयकर से छूट, इनकम टैक्स उसमें नहीं लगता है। बीमित व्यक्ति के दिवालियापन अथवा मृत्यु की स्थिति में ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले दावों से भी सुरक्षित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति लोन लिया है और उसकी वो दिवालिया हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसने ऋण लिया है पॉलिसी पे और जिस भी बैंक ने उसे ऋण दिया है, तो वो उसके दावे जो भी मैच्योरिटी का जो भी उसका क्लेम का अमाउंट आएगा वो उससे भी उसका जो है अपना लोन रिकवर कर सकता है। अब आगे हानियाँ। हर एक चीज़ में लाभ होती है तो हानियाँ भी होती है। इसमें है अपेक्षाकृत स्थिति आय के वित्तीय उत्पाद के रूप में यह भी निश्चित आय वाले सभी निवेश के समान ही मुद्रास्फीति के कारण घटते मूल्य के प्रभाव के अधीन है। जीवन बीमा पॉलिसियों की उच्च विपणन एवं अन्य प्रारंभिक लागत शुरुआती वर्षों में संचित राशि की मात्रा को कम कर देती है। मतलब अब जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है इसका रिटर्न।
अब हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है। ऑप्शन 1, बहुविध स्रोतों से निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश करना। ये ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। विभिन्न अस्थि वर्गों में निधि का निवेशन, हमने पढ़ा था विशाखन के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन, की निधि को अंडे की तरह अलग अलग टोकरी में रखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, विभिन्न अस्थि वर्गों में निधि का निवेश करना। तीसरा ऑप्शन है, निवेश के बीच के समय के अंतर को कायम रखना, ये गलत है। चौथा है, सुरक्षित परिसंपत्ति में निवेश करना, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जीवन बीमा कारोबार का घटक नहीं है। जीवन बीमा कारोबार का घटक, पहला ऑप्शन संपत्ति, उसके बाद जोखिम, पारस्परिकता का सिद्धांत और अनुदान। ये तीनों ऊपर में जो है ये जीवन बीमा के घटक हैं, नहीं है, तो उसका ऑप्शन 4 सही होगा। HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, प्रोफेसर ह्यूबनर। मार्टिन लूथर किंग ने नहीं किया था, वॉरेन बफेट ने भी नहीं किया था, जॉर्ज सोरोस ने भी नहीं किया था। इसका ऑप्शन होगा ह्यूबनर, प्रोफेसर ह्यूबनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किस में बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा मियादी बीमा योजना। एंडोमेंट, आजीवन योजना और मनी बैक में बचत होता है। जो मियादी बीमा योजना यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है टर्म इंश्योरेंस। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। टर्म इंश्योरेंस जनरली ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आपने जितने रुपए का इंश्योरेंस लिया है, आपकी मृत्यु के पश्चात आपके नॉमिनी को उतने रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आप अगर पॉलिसी टर्म तक जीवित रहते हैं या फिर पॉलिसी टर्म के बाद भी सर्वाइव करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प को संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन 1, कार, मानव जीवन, वायु और घर। तो ये क्लियर है कि वायु संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बहुत कम आयु में मर जाना, ये एक जोखिम है। बहुत शीघ्र मर जाना, ये भी जोखिम है। प्राकृतिक टूट फूट, ये जोखिम के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विकलांगता सहित जीवित रहना, ये भी जोखिम है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। प्राकृतिक टूट फूट को बीमा के जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन 1, जीवन बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियाँ आश्वासन अनुबंध होती है। ये गलत है, उल्टा है, ऐसा नहीं है। जीवन बीमा पॉलिसियाँ आश्वासन संबंधी अनुबंध होती है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध। ये सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही होगा। उसके बाद देखते हैं, और साधारण बीमा के मामले में जिस जोखिम घटना को सुरक्षा प्रदान की जाती है वह निश्चित रूप से घटती है। नहीं, साधारण बीमा के मामले में ऐसा नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं घट सकती है। चौथा, साधारण बीमा के मामले में जोखिम घटना के घटने की निश्चित समय के साथ बढ़ती है। नहीं, ऐसा जीवन बीमा में होता है। साधारण बीमा में कोई अनिश्चित होता है, जबकि जीवन बीमा में आयु के साथ व्यक्ति के मृत्यु की संभावना बढ़ती है। तो ये ऑप्शन 2 ही सही होगा इसका। आगे है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता है का निर्णय लेने में मदद करती है। ऑप्शन है मानव आर्थिक मूल्य, जीवन मियादी प्रस्ताव, मानव जीवन मूल्य, भावी जीवन मूल्य। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मानव जीवन मूल्य, HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसका कि विकास प्रोफेसर ह्यूबनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों से कम प्रीमियम प्रभावित किया जाए। तो इसका ऑप्शन है अधिकांश युवा लोग आश्रित होते हैं। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे युवा आश्रित नहीं होते हैं, वो खुद काम करते हैं और कमाते हैं। दूसरा है वृद्ध व्यक्ति में अधिक भुगतान करने की क्षमता, ये भी गलत है। मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है, ये ऑप्शन सही है। मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है, आपकी जितनी अधिक आयु होगी आपकी मृत्यु दर भी उतनी अधिक होगी। और उसके बाद है चौथा है मृत्यु दर आयु के उलट होती है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 3 ही सही होगा। सिर्फ मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा संविदा द्वारा दिए जाने वाला लाभ नहीं है। सुरक्षित एवं संरक्षित निवेश, नहीं, ये गलत है। बचत संबंधी अनुशासन की सीख, ये भी बीमा सिखाता है कि अनुशासन में कैसे बचत करना है। कम प्रतिफल,
आयकर संबंधी छूट, बीमा में आयकर संबंधी छूट भी मिलता है, लेकिन कम प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब है रिटर्न, कम प्रतिफल मिलता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा लाभ नहीं दिया जाने वाला है ये पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, कम प्रतिफल। ऐसा बिल्कुल नहीं है बीमा में जो है आपको ज़्यादा प्रतिफल नहीं मिलता है, बीमा में बिल्कुल अच्छा प्रतिफल रिटर्न मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा अनुबंध द्वारा दिया जाने वाला लाभ है? प्रतिफल मुद्रास्फीति के कारण धीरे धीरे घटने के प्रभाव के अधीन है, ये भी सही है, ये मतलब है दिया, इसमें पूछ रहा है कौन सा दिया जाने वाला लाभ है, लाभ है, ये हानि है, इसका बीमा का हानि है, ये नहीं होगा। प्रारंभिक वर्षों में कम एकत्र राशि, ये भी इसका हानि है। कम प्रतिफल, ये भी गलत है, कम प्रतिफल नहीं मिलता। सुरक्षित निवेश, हाँ ये सही ऑप्शन है। बीमा में जो भी निवेश होता है ये अनुबंध में के द्वारा जो लाभ दिया जाता है वो एक सुरक्षित निवेश है।